बढ़ते हैं आगे हमारी उत्तराखंड वार्षिकी समसाई गीत है। तो पहली खबर आ रही है हमारी देहरादून से। देहरादून में 2 दिवसीय कंट्री लेड इनिशिएटिव का शुभारंभ। भारत की मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट्स का 3 दिवसीय सम्मेलन 26 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड के देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान FRI में शुरू हुआ। लगभग 40 देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 70 से अधिक प्रतिनिधि जंगल की आग और वन प्रमाणन पर चर्चा के लिए इस कंट्री लेड इनिशिएटिव में व्यक्तिगत और ऑनलाइन दोनों तरीके से भाग लिया। आशा है कि बैठक में जंगल की आग के प्रबंधन और वन प्रमाणन के लिए कार्यान्वयन योग्य रूपरेखा और सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी जो टिकाऊ वन प्रबंधन को बढ़ावा देंगी। मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र वन मंच UNFF के 19वें सत्र में सिफारिशों पर भी चर्चा की जाएगी। और याद रखिएगा जो मई 2024 में जो कि बैठक होने वाली है वो न्यूयॉर्क में होने वाली है। फिर यह कार्यक्रम वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का एक हिस्सा है। CLI का प्राथमिक लक्ष्य स्थायी वन प्रबंधन और वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीति योजना के कार्यान्वयन के संबंध में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की चर्चा में योगदान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है हमारी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पिथौरागढ़ में 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 4200 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इससे पहले पिथौरागढ़ में जोलिंगकोंग में पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जोलिंगकोंग कहाँ है और पार्वती कुंड कहाँ है, हमारा पिथौरागढ़ में। उन्होंने अल्मोड़ा में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री द्वारा जिन परियोजनाओं का उद्घाटन व राष्ट्र को समर्पित किया गया उनमें PMGSY के तहत यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित 76 ग्रामीण सड़कें और 25 पुलें, 9 जिलों में BDO कार्यालयों ने 15 भवनीय केंद्रीय सड़क निधि के तहत निर्मित 3 सड़कों यानी कौसानी बागेश्वर रोड, धारी दोबा गिरिछीना रोड और नगला किच्छा रोड का उन्नयन। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 सड़कों यानी अल्मोड़ा पेटशाल पनुवालोना दनिया NH 309B और टनकपुर चलथी NH 125 और उन्नयनीय पेयजल से संबंधित 3 परियोजनाओं यानी कि 38 पंपिंग पेयजल योजनाएं, 419 गुरुत्वाकर्षण पर आधारित जल आपूर्ति योजनाएं और 3 ट्यूबवेल आधारित जल आपूर्ति योजनाएं पिथौरागढ़ में थरकोट कृत्रिम झील या 132 kV पिथौरागढ़ लोहाघाट चंपावत पावर ट्रांसमिशन लाइन नया उत्तराखंड में 29 पुल और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना के तहत देहरादून में बनाई गई उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण USDMA की इमारत शामिल है। अगली खबर आ रही है कपकोट आकांक्षी ब्लॉक घोषित। 30 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम से देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का वर्चुअल शुभारंभ किया। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा है। कार्यक्रम सप्ताह भर चलेगा। विकास भवन सभागार में हुए वर्चुअल कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी संगीता आर्य ने बताया कि नीति आयोग ने कपकोट को आकांक्षी विकास खंड घोषित किया है। गढ़भोज दिवस उत्तराखंड की परंपरागत फसलों एवं भोजन के उत्सव पर गढ़भोज दिवस को इस बार 7 अक्टूबर को बृहद रूप से मनाया गया। तो गढ़भोज दिवस किस दिन मनाया गया? 7 अक्टूबर। पर्वतीय विकास शोध केंद्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद दरमोड़ा ने बताया कि नई पीढ़ी परंपरागत मोटे अनाजों से बनने वाले भोजन को जाने और इसे अपनी थाली का हिस्सा बनाए। इसके लिए हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी याद रखिए जाड़ी में है के द्वारी का प्रसाद सिंबाल एवं प्रणेता गढ़भोज अभियान वर्ष 2000 से गढ़भोज अभियान के माध्यम से प्रयासरत है। तो कब से प्रयासरत है ये गढ़भोज अभियान? 2000 से। वर्ष 2022 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा वर्षों से गढ़भोज को मिड डे मील योजना में शामिल करने की मांग को स्वीकार कर इसे मिड डे मील में शामिल भी किया गया। अगली खबर आ रही है स्वच्छ भारत मिशन। उत्तराखंड में हरिद्वार जिला पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उत्तराखंड में 2 जिले खुले में शौच से मुक्त होने के चलते पूर्ण रूप से ODF+ श्रेणी में आ गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्हें पुरस्कार दिया। वहीं स्वच्छता की सेवा अभियान में बढ़ चढ़कर प्रतिभा करने पर देहरादून और टिहरी को भी पुरस्कृत किया गया। प्रदेश में अभी तक 45% गांव ही ODF प्लस श्रेणी में शामिल हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हरिद्वार जिले में 485 गांव ODF प्लस श्रेणी में आ गए हैं। यहां कुल 473 गांवों को ODF प्लस मॉडल श्रेणी में लाया जा चुका है। रुड़की के भगवानपुर विकासखंड के 100% 75 गांवों को ODF प्लस मॉडल श्रेणी में लाया गया है। इस आधार पर हरिद्वार को ODF प्लस श्रेणी में प्रदेश में पहला पुरस्कार मिला है। क्या है ODF प्लस गांव? ऐसा गांव जहां सभी घरों के पास साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो, खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र पर छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय भी उपलब्ध हों। अगली खबर आ रही है उत्तराखंड के छोलिया और छोड़ा नृत्य की प्रस्तुति को मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान। 12 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिथौरागढ़ स्टेडियम में जनसभा कर रहे थे, तब दूसरी ओर छोलिया और जोड़ा नृत्य लोक नृत्य की प्रस्तुति दी जा रही थी। ऐसी पहली बार था जब 5338 फीट यानी समुद्री तल से करीब 1627 मीटर की ऊंचाई पर इस तरह के नृत्य की प्रस्तुति की गई, जिसमें 3000 से ज़्यादा कलाकार शामिल थे। यानी कि इतने 3000 से ज़्यादा लोग इसमें डांस कर रहे थे। हालांकि उत्तराखंड में इस तरह के आयोजन पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में कलाकारों का लगातार कई घंटे तक प्रस्तुति देना अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने इसे बाकायदा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया। इतनी ऊंचाई पर ढोल दमाओं की थाप पर एक साथ हजारों कलाकारों ने की ओर से नृत्य करना अपने आप में खास था। यही वजह है कि इस नृत्य ने रिकॉर्ड कायम किया। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छोलिया और जोड़ा नृत्य में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मिलने पर कलाकारों और संस्कृति विभाग को भी बधाई दी। साथ ही कहा कि इस रिकॉर्ड से उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा, लोक संस्कृति और लोकगीतों को और ज़्यादा पहचान मिलेगी। अगली खबर आ रही है चौथा राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव 2023। ये कब समापन हुआ है? 6 अक्टूबर को ख़त्म होगा। कहाँ हुआ ये? उत्तराखंड के केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में चौथे राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। तो कहाँ? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में। अगली खबर आ रही है प्रसिद्ध पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए लंदन में समझौता। उत्तराखंड सरकार ने प्रसिद्ध पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए लंदन में एक समझौता किया। यह समझौता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हुआ है, जो दिसंबर से राज्य में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की राजधानी लंदन की यात्रा पर गए हुए हैं। पोमा समूह उत्तराखंड में रोपवे निर्माण की तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। राज्य सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने MOU पर दस्तखत किए। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। पोमा ग्रुप के साथ किए हैं रोपवे निर्माण के लिए। मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। उत्तराखंड में पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी के सुरम्य शहर में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी धमान चित्रण संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसे महान गणितज्ञ राधानाथ सिकंदर और पंडित नैन सिंह रावत को समर्पित किया। कार्टोग्राफी नक्शे की खोज और बनाने के बारे में है। यह वास्तविक या काल्पनिक स्थानों को दिखाने के लिए विज्ञान, कला और तकनीकी कौशल का प्रयोग करता है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि चीज़ें कहाँ स्थित हैं। संग्रहालय पार्क एस्टेट में स्थित है, जो प्रसिद्ध सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम का निवास स्थान हुआ करता था, जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का भी नाम रखा गया है। अगली खबर आ रही है सेलकू महोत्सव। सेलकू पर्व गंगोत्री घाटी के मुखवा और उसके पास बसे आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस पर्व में स्थानीय लोगों अपने खेत की पहली फसल अपने इष्ट देवता सोमेश्वर को समर्पित करते हैं। ठीक है, तो कहाँ मनाया जाता है ये? गंगोत्री घाटी के मुखवा। तथा इस पर्व में बेटियों को घर बुलाया जाता है। उनके लिए सोमेश्वर देवता उनके रक्षा करते हैं। इस त्यौहार 2 दिनों तक रात दिन मनाया जाता है। गांव के सभी महिलाएं पुरुष रासो नृत्य करते हैं। तो कौन सा नृत्य करते हैं? रासो नृत्य। ठीक है, कहाँ करते हैं? ये गंगोत्री घाटी के पास। फिर मुख्यतः यह पर्व दयारा बुग्याल के आसपास बसे क्षेत्र भटवाड़ी, हर्षिल, धराली, मुखवा आदि क्षेत्र में मनाया जाता है। सेलकू का अर्थ है सोएगा कौन। ठीक है, सेलकू का अर्थ होता है कौन सोएगा, सोएगा कौन।
और ये कहाँ होता है रासो नृत्य? भटवाड़ी, हर्षिल, थराली, मुखवा आदि। तो याद रखिएगा ये सब जो हमारे उत्तरकाशी से सटे एरिया है वहाँ। फिर है इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला प्रदेश का पहला नगरीय सहकारी बैंक। पूर्वांचल बैंक लेन देन युक्त इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला प्रदेश का पहला नगरीय सहकारी बैंक बन गया है। तो फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो इंटरनेट बैंकिंग को बढ़ावा दिया है, जिसने स्टार्ट किया है, वो है हमारा पूर्वांचल बैंक। पूर्वांचल बैंक भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक। 25 सितंबर 2023 को उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने देश में पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया। यह पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक रणनीतिक रूप से रखे गए हैं, जिनमें 2 गढ़ी में और 1 प्रेमनगर में। गढ़ी कूड़ा बैंक के उद्घाटन की अध्यक्षता राज्य के सहकारी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने की। अगली खबर आ रही है, उत्तराखंड में खुला देश का पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र। भारत नामदेव कण्वाश्रम कोटद्वार में मशरूम गर्ल और उत्तराखंड मशरूम ब्रांड एम्बेसडर दिव्या रावत और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने 30 करोड़ की लागत से देश की पहली घरेलू मशरूम उत्पादन परियोजना का शुभारंभ किया है। इस मशरूम सेंटर में गैनोडर्मा नामक मशरूम तैयार किया जाएगा। अभी तक ये मशरूम विदेशों से भारत आता था, लेकिन अब इस मशरूम की खेती भारत में ही होगी। फिर खबर आ रही है, दिव्या नेगी ने संसद में किया उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व। टिहरी गढ़वाल की पट्टी जुआ की सुनार गांव की रहने वाली दिव्या नेगी ने हर साल होने वाले राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव NIVPF का उद्देश्य देश के युवाओं की आवाज़ सुनना है, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे। अगली खबर आ रही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड में तीसरा पुनर्वास केंद्र स्थापित। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड में तीसरा पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अति कुपोषित बच्चों के पोषाहार और चिकित्सालय देखभाल के लिए उत्तराखंड में पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 21% बच्चे कुपोषित हैं, जबकि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 1200 बच्चे अति कुपोषित हैं। प्रदेश में हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कुपोषित बच्चों के लिए पहले से ही 2 पुनर्वास केंद्र संचालित हैं। अब तीसरा पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? पिथौरागढ़ में। तो याद रखिएगा, हरिद्वार, उधम सिंह और पिथौरागढ़ में पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे। अगली खबर आ रही है, पिथौरागढ़ में मिली दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल। बटरफ्लाई काउंट सीजन 4 के दौरान पिथौरागढ़ में दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल मिली है। ग्रास ज्वेल याद रखिएगा, ग्रास ज्वेल क्या है? एक तितली। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारत में मिलने वाली सबसे बड़ी तितली हिमालयन गोल्डन बर्ड विंग भी देखी गई। तो ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तितली क्या है? हिमालयन गोल्डन बर्ड विंग। और सबसे छोटी तितली जो है वो है ग्रास ज्वेल। फिर जो ये ग्रास ज्वेल है, इसे हम फिएरा ट्रोक्लियस भी कहते हैं। विश्व में आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित होगा डोल आश्रम। श्री कल्याणी का हिमालयन देवस्थानम न्यास कन्नरा डोल आश्रम नाम से जाने जाने वाली यह जगह अपने आप में अद्भुत और अनोखी है। ये सिर्फ एक मठ ही नहीं है, बल्कि इसको आध्यात्मिक व साधना के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर बैठकर ध्यान व साधना कर सके। विदित हो, इस मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम कहते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र भी स्थापित है। तो उत्तराखंड का 5वां धाम किसे कहते हैं? कल्याणी का हिमालयन देवस्थानम न्यास कन्नरा यानी कि डोल आश्रम। अगली खबर आ रही है, पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली NCC कैडेट महिला। शालिनी सिंह ने देश की पहली महिला NCC कैडेट के रूप में उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा
अगली जो इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है वो है कौशक कुटौली तहसील का नाम बाबा नीम करौली के नाम पर श्री कैंची धाम रखने की घोषणा। कैंची धाम की स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौशक कुटौली तहसील का नाम बाबा नीम करौली के नाम पर श्री कैंची धाम रखने की घोषणा की। कैंची धाम नैनीताल जिले में भवाली अल्मोड़ा रानीखेत राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है। कैंची धाम में हनुमान जी, राम, सीता और माँ दुर्गा के मंदिर स्थापित हैं। कैंची धाम की स्थापना कब और किसने की? बाबा नीम करौली ने अपने दोस्त पूर्णानंद के साथ मिलकर 15 जून 1964 में कैंची धाम आश्रम की स्थापना की थी। प्रत्येक वर्ष 15 जून को कैंची धाम में भव्य मेला लगाया जाता है और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। अगली खबर आ रही है देवीधुरा में फलों से खेला गया बग्वाल मेला। चंपावत में देवीधुरा में प्रसिद्ध वाराही मंदिर में रक्षाबंधन पर बग्वाल मेले की परंपरा है। तो याद रखिएगा पहली बात कि कहाँ की है ये देवीधुरा, वराई मंदिर चंपावत की, ठीक है, और बग्वाल मेले खेलने की यहाँ परंपरा है। आगे बढ़ते हैं। जागड़ा जो है एक राज्य का मेला घोषित कर दिया गया। सिद्धपीठ महासू देवता है मंदिर हनौल में हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को हरतालिका तीज पर विशाल जागड़ा पर्व मेला मनाया जाता है। तो कब कहाँ खेला जाता है? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को जौनसार बावर में खेला जाता है, रवाई जौनपुर में खेला जाता है। हिमाचल के जुब्बल, कोटखाई और नेरवा चौपाल और अन्य राज्यों से हजारों की संख्या से श्रद्धालु व पर्यटक देव दर्शन के लिए आते हैं। इस बार जागड़ा पर्व मेला 18 सितंबर को मनाया जाएगा, ठीक है, तो इस बार 18 सितंबर को मनाया जाएगा। विदित हो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा हनौल मासू देवता मंदिर जागड़ा मेले को वर्ष 2022 में राज्य स्तरीय राजकीय मेला घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा कौन से वर्ष में किया गया था? 2022 में। भारतीय सेना के सोल ऑफ स्टील हिमालयन चैलेंज का अंतिम चरण। सोल ऑफ स्टील चैलेंज का अंतिम चरण अमृतगंगा ग्लेशियर उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है, जहां प्रतिभागियों को आइसक्राफ्ट में गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसे जनवरी 2023 में उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य किसी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्षमता और धैर्य का परीक्षण करना एवं विश्व स्तर पर उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। अभियान का सामान्य क्षेत्र नंद देवी राष्ट्रीय उद्यान रहा है। यह ग्लोबल की एक पहल है और भारतीय सेना द्वारा समर्थन किया जा रहा है। अगली खबर आ रही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड में तीसरा पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की मंजूरी। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड में तीसरा पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अति कुपोषित बच्चों के पोषाहार और चिकित्सकीय देखभाल के लिए पिथौरागढ़ में पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 21% बच्चे कुपोषित हैं, जबकि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 1200 बच्चे अधिक अति कुपोषित हैं। प्रदेश में हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कुपोषित बच्चों के लिए पहले से ही पुनर्वास केंद्र संचालित हैं। अब तीसरा पुनर्वास केंद्र पिथौरागढ़ जनपद में स्थापित किया जाएगा। अगली खबर आ रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का किया लोकार्पण। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेबूवाला गढ़ी कैंट देहरादून में संस्कृति विभाग द्वारा निर्मित उत्तराखंड में पहले हिमालय संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय संस्कृति महोत्सव निनाद का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने संग्रहालय, सभागार, आउटडोर और इंडोर आर्ट गैलरी, पुस्तकालय का दौरा भी किया। QS रैंकिंग में जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय फिर से चयन, बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व के 400 अग्रणी कृषि संस्थानों की सूची वर्ल्ड QS रैंकिंग 2023 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पुनर्चयनित हुआ है। वर्ल्ड QS रैंकिंग में पंतनगर को छात्र शिक्षक अनुपात मापक में सर्वाधिक 67.1 अंक मिले हैं। राज्य आंदोलनकारियों को राज्य सरकार की नौकरी में 10% शैक्षिक आरक्षण। उत्तराखंड में सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को राज्य सरकार की नौकरी में 10% शैक्षिक आरक्षण की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में भराड़ीसैंण में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों राज्यपाल ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने के वाले विधेयक को लौटा दिया था। पिछले 12 वर्षों से राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों से आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इनको मिलेगा क्षैतिज आरक्षण। 7 दिन से कम अवधि तक जेल में रहे आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। आश्रितों में पति, पत्नी, पुत्र एवं अविवाहित अथवा विधवा पुत्री ही शामिल होंगी। याद रखिएगा, पति, पत्नी, पुत्र एवं अविवाहित अथवा विधवा पुत्री ही शामिल होंगी। विदित है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2013 से आंदोलनकारियों को आरक्षण पर रोक है। तो कौन से वर्ष? हाईकोर्ट के आदेश 2013 वाला।
अगली खबर आ रही है, भारत मालदीव का संयुक्त सैनिक अभ्यास एक्विरिन चौबटिया उत्तराखंड में शुरू। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 11 से 24 जून 2023 तक चौबटिया उत्तराखंड में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरिन के 12वें संस्करण का आगाज़ हो गया है। मित्र अर्थ वाला एक्विरिन भारत और मालदीव के वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की एक पलटन जितनी क्षमता वाली टुकड़ी 14 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में भाग लेगी। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र में कहे अनुसार काउंटर इंसर्जेंसी, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में इंटरऑपरेबिलिटी और को बढ़ावा और संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को अंजाम देना है। अगली खबर जो आ रही है, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति मंजूर। 16 मार्च 2023 को उत्तराखंड में पर्यटन निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। इसमें पर्यटन क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन का लाभ देने के लिए प्रोजेक्ट लागत की न्यूनतम सीमा 5 करोड़ रुपए की गई है। राज्य में जो निवेशक हेली टूरिज्म, कैरावैन टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कैब ऑपरेटर के इलेक्ट्रिक वाहनों में पूंजी निवेश करेगा, उसे सरकार 100% सब्सिडी देगी। बता दें कि 2018 की पर्यटन नीति में पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने पर मात्र 10 रुपये प्रतिशत अनुदान का प्रावधान था। मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद UTDB द्वारा प्रथम बार वर्ष 2001 में राज्य की पर्यटन नीति जारी की गई, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी का आधारभूत ढांचा स्थापित करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी ढांचागत विकास में सुनिश्चित करना और नवीन पर्यटन गंतव्य स्थलों की पहचान करना था। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ 25 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन झंडी दिखाकर किया। उन्होंने नव विद्युतीकृत रेल खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित किया और उत्तराखंड को 100% विद्युत कर्षण ट्रैक्शन वाला राज्य घोषित किया। यह उत्तराखंड में प्रारंभ होने वाली पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। यह ट्रेन देहरादून से देश की राजधानी दिल्ली के बीच चलाई गई है। विदित हो कि देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। इसके बाद दिल्ली से कटरा, अब इंदौरा, हिमाचल प्रदेश, भोपाल और अजमेर के लिए इस ट्रेन को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विकास के 9 रत्नों का जिक्र किया। पहला, बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपए के जीर्णोद्धार का काम। ठीक है। दूसरा काम बताया, गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब में 2500 करोड़ रुपए के रोपवे परियोजना। ठीक है। तो 2 परियोजना के बारे में बताया, गौरीकुंड से केदारनाथ और दूसरी गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब। तीसरा, मानसखंड मंदिर माला कार्यक्रम के अंतर्गत कुमाऊं में प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार। चौथा, पूरे राज्य में होम स्टे का प्रचार। पांचवा, 16 इको टूरिज्म स्थानों का विकास। छठवां, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। उधम सिंह नगर में एम्स का उपकेंद्र। सातवां, 2000 करोड़ रुपए की टिहरी झील विकास परियोजना। आठवां, हरिद्वार ऋषिकेश के योग और साहसिक पर्यटन के राजधानी के रूप में विकसित करना। और नवा, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन। याद रखिएगा, अभी हाल जो राज्य में कम से कम 4000 से अधिक जो हमारे होम स्टे वो पंजीकृत हैं। अगली खबर आ रही है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा तुंगनाथ मंदिर। पंच केदारों में से तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। लंबे समय से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की कवायद चल रही है। पुरातत्व विभाग को प्रभारी अधिकारी देवराज सिंह रौतेल ने बताया कि प्राचीन मंदिर तुंगनाथ को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र सरकार ने 27 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी की है। तुंगनाथ मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, तुंगनाथ मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ भगवान शिव को समर्पित दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है और उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के 5 पंच केदारों मंदिरों में भी शामिल है। यह अद्भुत मंदिर 1000 साल पुराना मंदिर माना जाता है। तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। याद रखिए, किसकी पूजा होती है? भगवान शिव की भुजाओं। यह भगवान शिव को समर्पित सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है और 5 पंच केदार मंदिरों में से सबसे ऊंचा है। तुंगनाथ मंदिर एक रिज के शीर्ष पर
तुंगनाथ मंदिर एक रिज के शीर्ष पर स्थित है जो अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के ऊपर से निकलने वाली से मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलने वाली के पानी को अलग करता है। याद रखिएगा, तो एक रिज के शीर्ष पर यह स्थित है और किन किन को अलग करता है, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने तुंगनाथ के चारों ओर चंद्रशिला शिखर पर ध्यान किया था। तो याद रखिएगा, ऐसा एक मान्यता है कि जो उसके पास चंद्रशिला शिखर है वहाँ पे भगवान राम जी ने तपस्या की थी। मंदिर पंच केदार मंदिरों से जुड़ा हुआ है जो पांडवों द्वारा बनाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान अपने चचेरे भाई कौरवों की हत्या के पाप को क्षमा करने के लिए ऋषि व्यास ऋषि ने पांडवों को यहाँ भगवान शिव की पूजा करने की भी सलाह दी थी। अगली खबर आ रही है 13,000 फुट की चंद्रशिला चोटी फतेह पर नैनीताल की नंदा ने रचा कीर्तिमान। सिर्फ 5 साल की उम्र में नगर की बेटी नंदा देवी ने 5 पर्वतारोहण पर कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी साल अप्रैल में नंदा देवी ने 13,000 फीट की चंद्रशिला चोटी फतेह की है। नैनीताल ने मल्लीताल बाजार निवासी और इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन IMF की सदस्य मां टूसी का दावा है कि 5 वर्ष की उम्र में 5 पर्वतारोहण और 4 वर्ष की उम्र में 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची नंदा देश की पहली बाल पर्वतारोही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ की हैं ये? नैनीताल की। अब तक IMF समेत गूगल में यह मुकाम किसी के नाम दर्ज नहीं है। टूसी ने बताया कि 2019 में 10,500 फुट पर स्थित डोरीटल से पर्वतारोहण के दौरान नंदा देवी पहली बार उनके साथ थी। तब वह मात्र 1.5 साल की थी। इसके बाद 2021 में वह उनके साथ यमुनोत्री पहुंची। 2021 में ही उसने उनके साथ 12,500 फीट पर स्थिति केदारकंठ ट्रैक किया। 2022 में नंदा देवी ने उनके साथ 12,500 फीट के त्रिउंड और इंद्रधारा बेस कैंप यानी कि धर्मशाला किया। 7 अप्रैल 2023 में 12,000 फीट पर स्थित तुंगनाथ और 13,000 फीट पर स्थित चंद्रशिला शिखर फतेह किया। 6 नवंबर 2017 को जन्मी नंदा ऑल सेंट्स कॉलेज में पहली कक्षा में अध्ययनरत है। अगली खबर आ रही है, उत्तराखंड में 1,000 गांव बनेंगे सोलर ग्राम। 22 सितंबर 2022 को उत्तराखंड की ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रदेश में नई और ऊर्जा नीति बन रही है। नई सौर ऊर्जा नीति बन रही है जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर लागू हो जाएगी। इसके अंतर्गत 1,000 गांवों को सोलर गांव घोषित किया जाएगा। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य में सूरज की रोशनी से सबसे ज़्यादा समय लबरेज रहने वाले गांवों में बिजली पैदा करेगी। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी उरेडा की टीम में हर जिले में ऐसे गाँवों को चिन्हित कर रही है जहाँ सूरज की रोशनी अधिकतम समय रहती है। ऐसे 1,000 गाँवों का चिन्हीकरण शुरू कर दिया गया है। अगली खबर आ रही है, देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक। भारतीय सेना देहरादून के महिंद्रा ग्राउंड में देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर ट्रेनिंग ट्रैक बनवा रही है। खास बात यह है कि इस ट्रैक में लगने वाली टाइल्स और शेड को प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल यानी प्लास्टिक के कूड़े से बनाया जा रहा है। यह ट्रैक 850 मीटर लंबा होगा। पिछले कुछ महीनों से काम में तेजी आई है। यह देश का अपनी तरह का पहला ऑल वेदर ट्रेनिंग ट्रैक होगा जिसमें प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। अगली खबर आ रही है, राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी। 22 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड के अपर सचिव विधायी महेश कौशिबा ने बताया कि राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। राजभवन की मुहर लगने के बाद अब अधिनियम राज्य में प्रभावी हो गया है, पर सचिव महेश कौशिबा ने विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की पुष्टि करते हुए कहा कि अब राज्य में संशोधन कानून प्रभावी हो गया है। धर्मांतरण विरोधी यह कानून उत्तर प्रदेश से भी सख्त है। उल्लेखनीय है कि 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी गई है। संशोधन कानून के तहत अब प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर या धोखे से धर्मांतरण करने या कराने पर 10 साल तक की सजा होगी। नए कानून में 50,000 रुपये की जुर्माने का प्रावधान किया गया है, तो 10 साल और 50,000 रुपये। प्रदेश में धर्मांतरण का कानून अब संज्ञेय व गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आ गया, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस में आएगा। पहले यह असंज्ञेय अपराध था। अगली
खबर आ रही है अन्न श्री महोत्सव उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 13 मई से 16 मई तक श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। महोत्सव में मिलेट मोटे अनाज से संबंधित कुल 134 स्टॉल लगाए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह के आयोजनों से न केवल मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे किसानों को भी मोटे अनाजों से संबंधित आवश्यक जानकारियां प्राप्त होंगी। देश के वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। भारत के प्रस्ताव पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। अगली खबर आ रही है, उत्तराखंड में सोल ऑफ स्टील चैलेंज शुरू किया गया। 14 जनवरी को उत्तराखंड में सोल ऑफ स्टील चैलेंज शुरू किया गया है, जिसके उद्देश्य ऊंचे स्थानों पर व्यक्ति की सहन शक्ति का परीक्षण करना है। इस अभियान का सामान्य क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान होगा या ग्लोबल। यह बस एक ग्लोबल की एक पहल है और इससे भारतीय सेना द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। सोल ऑफ स्टील की अवधारणा कौशल समूहों को संयोजित करना और चुनौतियों का निर्माण करना है, जो उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में जीवित रहने, स्थिर होने और बढ़ने की मानव क्षमता को मजबूत करेगा। यह यूरोप की लंबी दूरी की ट्रायथलॉन चुनौती की तर्ज पर आधारित आयरनमैन ट्रायथलॉन प्रणाली है, जो किसी व्यक्ति के धैर्य और धीरज का परीक्षण करता है। जीवन कौशल परीक्षण और युवाओं के विकास के अलावा उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन यानी कि एडवेंचर टूरिज्म को विश्व स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर आ रही है, उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला लिया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी राजस्व गांवों को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार उत्तराखंड के 1800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब राज्य पुलिस द्वारा संभाली जाएगी। राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर इन गाँवों को रेगुलर पुलिस के अधीन करने के लिए अधिसूचित कर दिया है। पहले चरण में 52 थाने और 19 पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार किया जाएगा। दूसरे चरण में 6 नए थाने व 20 पुलिस चौकियों का गठन किया जाएगा। इसके तहत नए थाने व चौकियों का गठन कर लगभग 1444 राजस्व ग्राम नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। विशेष सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। जिलावार राजस्व गांवों की संख्या। सरकार की ओर से नियमित पुलिस व्यवस्था के लिए अधिसूचित राजस्व गांवों में देहरादून जिले के 4, उत्तरकाशी के 182, चमोली के 262, टिहरी के 157, पौड़ी के 148, रुद्रप्रयाग के 63, नैनीताल के 39, अल्मोड़ा के 231, पिथौरागढ़ के 595, बागेश्वर के 106, चंपावत के 13 गाँव शामिल हैं। सबसे ज़्यादा गाँव किसके शामिल है? सबसे ज़्यादा गाँव है पिथौरागढ़ के। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 7500 गांव ऐसे हैं जहां पर कानून व्यवस्था का जिम्मा राजस्व पुलिस के पास है, लेकिन अब वर्षों पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त कर सरकार इन गांवों को रेगुलर पुलिस के अधीन लाने जा रही है। सरकार का मानना है कि इन गांवों में नियमित पुलिस व्यवस्था होने से अपराध व असामाजिक गतिविधियों में कमी आएगी। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था क्यों खत्म की? सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के दौरान उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को बदलने की मांग जोर पकड़ी। यह क्षेत्र राजस्व पुलिस के अधिकार क्षेत्र में था। राजस्व पुलिस पर समय पर शिकायत दर्ज नहीं करने और आरोपियों पर पक्ष लेने का भी आरोप लगाया गया। इन आरोपों के जवाब में उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला ले लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि उत्तराखंड के 1800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब रेगुलर पुलिस संभालेगी। सरकार ने राजस्व गांव पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर इन गांवों को रेगुलर पुलिस के अधीन करने के लिए अधिसूचित कर दिया है। पहले चरण में 52 थाने और 19 पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार किया जाएगा। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस गांधी पुलिस का इतिहास। ज्ञात रहे कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस का इतिहास काफ़ी पुराना है। बताया जाता है कि यहाँ ब्रिटिश शासनकाल के दौरान से ही राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। प्रदेश के 60% ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व पुलिसिंग व्यवस्था के जरिए लोगों को सुरक्षा दी जाती है। आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हालांकि अब मौजूदा सरकार इस 1.5 दशक से पुरानी व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त कर रही है। उत्तराखंड प्रदेश में राजस्व पुलिस की व्यवस्था की शुरुआत साल 1874 में हुई थी, जिसके तहत पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार से लेकर जिलाधिकारी और मंडलायुक्त तक को राजस्व कार्यों के साथ ही पुलिस के कार्यों की जिम्मेदारी निभानी होती थी। इस व्यवस्था में एक बड़ा रोल पटवारी का रहता था, जिसके पास अपराधियों से टक्कर लेने के लिए आधुनिक हथियार नहीं, महज एक डंडा रहता था।
भारतीय कानून के अनुसार अस्त्र शस्त्र केवल रेगुलर पुलिस को धारण करने का अधिकार है। राजस्व पुलिस को यह सुविधा नहीं मिलती, जिस कारण इस पुलिस को उत्तराखंड में गांधी पुलिस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ब्रिटिश भारत में 1861 में पुलिस एक्ट लागू किया गया। याद रखिएगा कब यह एक्ट लागू किया गया, 1861 में। 1874 ईस्वी में जब शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट आया तो ट्रेल की सिफारिश को आधार मानकर इस एक्ट की 6 धारा में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राजस्व पुलिस की व्यवस्था की। अगली खबर आ रही है, मसूरी में देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम तैयार। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में देश का पहला कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला म्यूजियम बनाया गया है। इस म्यूजियम में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने वाले सर जॉर्ज एवरेस्ट के संग्रह पत्रों व अभिलेखों का दीदार पर्यटक कर सकेंगे। 4.55 करोड़ की लागत आई। क्या है कार्टोग्राफी? कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला मुख्यतः मानचित्र और विभिन्न संबंधित उपकरणों की रचना, इनके सिद्धांतों और विधियों के ज्ञान और अध्ययन करने की कार्टोग्राफी कहते हैं। ऋषिकेश में गंगा के तट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से 1 मार्च 2023 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ऋषिकेश में गंगा तट पर किया गया। अगली खबर आ रही है, मसूरी के केम्प्टी में बनेगा प्रदेश की पहली टनल पार्किंग। याद रखिएगा 4 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने देहरादून में टनल पार्किंग, ऑटोमेटेड पार्किंग को लेकर सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में बताया कि मसूरी के केम्प्टी क्षेत्र में प्रदेश की पहली टनल पार्किंग बनेगी। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR को शासन ने मंजूरी दे दी है। यह पार्किंग नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NIHDCL तैयार करेगा। प्रदेश में 158 नई पार्किंग का रोड मैप तैयार किया गया है। इनमें 10,000 से ज़्यादा वाहन पार्क हो सकेंगे। इनमें 50 भूतल पार्किंग, 88 मल्टी लेवल कार पार्किंग, 9 ऑटोमेटेड और 12 टनल पार्किंग शामिल हैं। अल्मोड़ा का प्राचीन नौला बना राष्ट्रीय प्राचीन स्मारक। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। अल्मोड़ा की सोमेश्वर तहसील में सियूनराकोट गांव के प्राचीन नौले को राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित कर दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस साल नौले को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करते हुए इसका संरक्षण शुरू कर दिया है। लंबे समय से क्षेत्रवासी इस ऐतिहासिक नौले के संरक्षण की मांग कर रहे थे। उसके बाद पुरातत्व विभाग ने सर्वे किया था। सर्वे के बाद प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 4 की उपधारा 1 के तहत इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए पिछले साल जुलाई में अधिसूचना जारी की गई थी। अगली खबर आ रही है, भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण ये हुआ औली उत्तराखंड में आयोजित किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य, दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं, रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास युद्ध प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में यानी 2 साल पहले संयुक्त बेस एम्फोर्डॉफ रिचर्डसन अलास्का USA में हुआ था। अभ्यास में 11वीं एयरबोर्न डिवीज़न की 2री ब्रिगेड की अमेरिका सेना के जवान और असम रेजिमेंट के भारतीय सेना के जवान हिस्सा लेंगे। असम रेजिमेंट भारत की तरफ से। प्रशिक्षण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के आदेश के अध्याय 7 के तहत एक एकीकृत युद्ध समूह के रोजगार पर केंद्रित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शांति व्यवस्था और शांति प्रवर्तन से संबंधित सभी कार्य शामिल होंगे। दोनों देशों के सैनिक समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करेंगे। संयुक्त अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा रहित HDR संचालन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। दोनों देशों के सैनिक किसी भी प्राकृतिक आपदा के मद्देनज़र त्वरित और समन्वित राहत प्रयास शुरू करने का अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास 2004 में US आर्मी पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया था। कब से स्टार्ट किया गया है? 2004 से। भारत और अमेरिका के बीच अन्य जो अभ्यास होते हैं, एक्सरसाइज स्ट्राइकर ट्रम्प, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, वज्र प्रहार अभ्यास जो कि विशेष बलों का अभ्यास है, कोप इंडिया प्रहार अभ्यास जो कि वायुसेना का अभ्यास है, मालाबार अभ्यास जो कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का चतुर्भुज नौसैनिक अभ्यास है, और रेड फ्लैग जो कि अमेरिका का बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है। अगली खबर आ रही है, प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए बनेगा देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पहली सुविधा मातृ दूध बैंक स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस मिल्क बैंक के माध्यम से उन नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी माता की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। यह देश में अपनी तरह का पहला मिल्क बैंक होगा। 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS की रिपोर्ट के अनुसार
उत्तराखंड में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के बाद देश के 10 हिमालय राज्यों में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 27 मौतों की तीसरी उच्चतम शिशु दर पर पाई गई है। तो तीसरे नंबर पे उत्तराखंड पाया गया है। मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर पे उत्तराखंड का नंबर तीसरे नंबर पे था 2021 में। अगली खबर आ रही है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी द ग्लोबल ईयर्स नामक एक नई पुस्तक। और भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड ने द ग्लोबल ईयर्स द मैनी जॉयज़ ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक लिखी। गोल्डन ईयर्स पुस्तक हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है और 19 मई 2023 को बॉन्ड के 90वें जन्मदिन पर जारी की गई है। द गोल्डन ईयर्स 60, 70, 80 के दशक के दौरान बॉन्ड के अनुभव पर केंद्रित है।